Dear students, this is Imran Kazmi. We are going to start programming fundamentals. What is a program? A program is a set of instructions given to the computer which when executed perform the desired task. Program is nothing more than a set of instructions. हमें बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करवाना है और उसे अपनी मर्जी से अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करवाना है. Computer is basically a machine. Computer has no IQ. For every single task we have to instruct computer. But instructions computer को देने के लिए we must write these instructions in some programming language. Because without language we cannot instruct computers. We have different levels of programming languages. Low level languages, middle level languages and high level languages. Low level languages are basically ऐसी languages जिसमें आप जीरो एंड वंस में कोडिंग करते हैं. मशीन लेवल लैंग्वेजेस मोस्टली इनको कहा जाता है और इसमें जीरोस और वन डिजिट्स का बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है. और ये लेवल ऐसा है लैंग्वेजेस का दैट इज सो डिफिकल्ट जिसमें इंस्ट्रक्शंस देनी जो है वो बहुत मुश्किल है और इसमें एरर फाइंडिंग भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. सो प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेजेस is almost difficult and you cannot give instructions in low level languages. On the other hand, we have middle level languages. Low level languages की मुश्किलात को देखते हुए middle level languages में प्रोग्रामिंग को जो है वो प्रेफर किया जाता है. इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स लाइक ऐड, सम, मूव और सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. मिडल लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जैसा कि मशीन लेवल लैंग्वेजेस में किया जा सकता है. अब अगर आपने प्रोग्राम मिडल लेवल लैंग्वेज में लिखा है देन यू नीड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. अब उसके लिए आपको जो ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड असेंबलर. असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम को जो आपने मिडल लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में ताकि वो मशीन अंडरस्टैंडेबल हो जाए और मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सके. अगर आपने प्रोग्राम मिडल लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो प्रोग्राम भी आपके लिए जो है वो इतना इजी नहीं होता और उसमें जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज जो डाटा स्टोर करती है वो कंप्यूटर रजिस्टर्स में करती है और रजिस्टर जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के डिफरेंट होते हैं. इस वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल नहीं होता. मीन आपने जिस मशीन के लिए उसे डेवलप किया है वो सिर्फ उसी मशीन में जो है वो इस्तेमाल हो सकता है. सो वी हैव सर्टेन कंस्ट्रेंट इवन ऑन मिडल लेवल लैंग्वेज. सो दैट इज व्हाई वी मूव टू हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन के लिए डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल नहीं है बट दीज आर गुड फॉर ह्यूमन बिकॉज इसमें ह्यूमन लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया और इसमें ह्यूमन लैंग्वेजेस के जो वर्डिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज व्हाई दे आर गुड फॉर ह्यूमंस और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इजी है एज कंपेयर टू मिडल लेवल या लो लेवल. ऑन द अदर हैंड दे आर पोर्टेबल बिकॉज दे आर नॉट मशीन डिपेंडेंट. आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके बाद उसे किसी भी मशीन पे जो है वो रन किया जा सकता है. इसलिए जो प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंसिडर की जाती हैं दैट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. वी हैव नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लाइक C++, Java, Pascal, Cabol and Fortran.
for programming. These languages use human words and vocabulary to program the computers. Same is the case with high-level languages. High-level languages cannot be directly executed by the machine. The program written in high-level languages must be translated into low-level languages so that it can be run on the machine. So we need certain translators to convert the program written in high-level language into low-level language. Translator. Translator is a software which is used to translate the program written in high-level language into low-level language or machine language. Three types of translators are there: compiler, interpreter, and assembler. Compiler and interpreter are basically used to convert the program written in high-level language into machine-level language. Both are the translators, but their working is different. Compiler convert whole program into machine-level language, whereas interpreter translate instructions one by one from the source code to the object code. So, compiler is considered to be the good software or either fast software to translate the instructions written in high-level language into low-level language as compared to interpreter, because interpreter translates instruction by instructions and the speed of the interpreter is slow as compared to compiler. So mostly high-level languages now consider compiler as compared to interpreter. जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेटली लैंग्वेज के बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते. तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इसका जो तरीकाकार होता है लर्निंग का, उसमें अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंसेस एंड देन पैराग्राफ्स आते हैं. एंड सिमिलरली जब हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, देन कांस्टेंट वेरिएबल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम. दोनों के साइकिल को अगर आप कंसिडर करें, देखें आपके सामने है, तो इसमें आपका जो फ्लो ऑफ और यू कैन से द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो ऑलमोस्ट सेम. जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम नेचुरल लैंग्वेज से या नेचुरल वे से जब हम काम करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर पाएंगे. तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए ये एक थोड़ी सी एफर्ट की है, इसमें बेसिकली मैंने इसी नेचुरल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया एंड वी वुड फॉलो द सेम स्टेप्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस एज वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज. So you wouldn't find any difficulty to learn high level language like C++. Any type of high level languages, we have 4 basic types of instructions. Whether you are using C++, you are using Java, you are using COBOL, Pascal or any other language, we have basically 4 types of instructions. Type declaration instructions, arithmetic instructions, input-output instructions, and control instructions. So the method of our learning would be, first we would start from type declaration instructions, then arithmetic instructions, then we would go to input-output instruction and then control instruction. One by one we would use type of instructions and then we would have some examples of that type of instructions and the natural flow would go from 1 to 4. Type declaration instructions.
Type declaration instructions. For understanding of type declaration instruction, a little bit computer process you must understand. You must know the term memory, RAM. Data before processing and after processing goes to memory, and different types of data require different memory space. जब हम कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करवाना होता है तो we need space in memory. अब प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं that are also temporarily stored in memory, so we need memory before processing as well as after processing. तो जब हम डाटा की बात करते हैं तो different types of data store different memory or take different memory space. For example, if we are talking about the term integer, जिसका क्वालिफायर int होता है, ये 2 बाइट्स लेता है. फ्लोट, इसका क्वालिफायर फ्लोट होता है और 4 बाइट्स लेता है. एंड सिमिलरली करैक्टर डाटा, 1 करैक्टर डाटा टेक्स 1 बाइट और इसका क्वालिफायर करैक्टर होता है. यहाँ पे एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन नीडेड है. मोस्टली जो नए मॉडर्न आपके जो कंपाइलर्स हैं वो इंटीजर के लिए 4 बाइट रिजर्व करते हैं एक इंटीजर वैल्यू के लिए. लेकिन आपकी आसानी के लिए इफ़ यू वांट टू नो कि जी एक इंटीजर वैल्यू कितने बाइट्स ले रही है, तो उसके लिए आपके पास सिंपल मेथड ये है कि आप साइज ऑफ और आगे इंट लिखें, तो जितना उस मशीन में जितने बाइट्स जो है वो रिजर्व किए जा रहे होंगे उतने आपको रिटर्न करते हैं. तो अगर आप साइज ऑफ इंट लिखते हैं तो 2 बाइट आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका एक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट रिजर्व कर रहा है. और सम टाइम जो न्यू सॉफ्टवेयर हैं उसमें आपका साइज ऑफ इंट लिखेंगे तो 4 बाइट. एक्चुअली आई वांट टू से कि अबाउट इंटीजर वी हैव 2 बाइट्स एंड 4 बाइट्स, बट यू कैन कंफर्म ऑन योर मशीन बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर एंड यू वुड नो कि आपकी प्रेजेंट मशीन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू के लिए 2 बाइट ले रही है या फ्लोट बाइट 4 बाइट्स ले रही है. लेकिन फ्लोट और करैक्टर के लिए ये चीज़ ऑलरेडी कंफर्म है कि एक फ्लोट वैल्यू 4 बाइट लेगी और एक करैक्टर वैल्यू 1 बाइट लेगी. लेकिन इन पे भी आप साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स की बात करें, वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज whose values can be changed throughout the program. Actually, programming में variables are the spaces where values can be changed. Memory spaces की बात हो रही है. तो variables जब हम word use करेंगे programming में, तो इसका मतलब ये होगा कि हम memory में कुछ space reserve करेंगे और उस reserve space पे value change हो सकती है. And constants are those values, those quantities whose values cannot be changed. So same, we are using a memory space where you cannot change values. So while differentiating between variable and constant in context with programming language, so you must know, अगर हम वेरिएबल इंटीजर की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी मेमोरी स्पेसेस जहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, और अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ऐसी मेमोरी स्पेसेस जहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती. जब प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स का जिक्र करते हैं तो उसके लिए वी नीड 4 थिंग्स टू नो. फर्स्ट, द नेम ऑफ द वेरिएबल. सेकंड, its type. Third, size. And fourth, value. To give a name of a variable, we have certain rules that must be followed. Type, declare the type of the variable, whether it is integer, float, character, or whatever. Similarly, size mean how many bytes it is going to reserve, and the value, what is the value is going to be assigned to a variable. Keywords. Keywords are those words whose meanings are already defined to the compiler
We cannot assign new meaning to them. These words are reserved for some specific tasks and cannot be used as variable names. For example, int, that is basically used to declare an integer variable. Short is also a type of integer. Signed, unsigned, default, volatile, float, long, double. These are all the keywords, and you cannot use them as variable names, and you cannot assign any other function to these keywords. So let's conclude the term type declaration instruction. Declaration of variable specify its name, data type, range of the value that variable can store depend upon its data type. For example, if you say int a, mean the variable a is of type int and it is going to reserve 2 bytes for you. Similarly, character c, the variable c is type of character and it is going to reserve 1 byte for you. And when you are talking about the term float, float f, it means that you are having a float variable f, and f is going to assign or take 4 bytes in memory. So int a, character c, float f in a program, 2 bytes for a, 1 byte for c, and 4 bytes for float. So in this way you would have 7 bytes. These 7 bytes can be used to store data temporarily in memory. So whenever you need data, you need to declare the variable so that the space is reserved in the memory, ताकि data before processing or after processing उस space पे store हो सके और आप उसे इस्तेमाल कर सकें. In case you wanna know the variable of type int store how many bytes or take how many bytes, so you can use the operator size of to know, because some machines take 2 bytes and some take 4 bytes. So by using size of int, you would better know how many types or how many bytes are going to be reserved in your machine. So size of int would return either 2 or 4. Most probably it would return 2 bytes. So at this stage we have completed type declaration instructions that are basically used to declare the type of the instruction, type of the data you are going to use in your program. Because अगर आप उसकी टाइप नहीं बताते तो वो आपको नहीं बता सकेगा, वो आपके लिए मेमोरी रिजर्व नहीं कर सकेगा. तो memory reservation is required to store data in the memory. The second type of instruction is arithmetic instructions. Arithmetic instructions are used for calculation purpose. These instructions are found by using arithmetic operators and assignment operator. Arithmetic operators, these operators are used for numeric calculation. These are of either use unary arithmetic operators or binary arithmetic operators. Unary arithmetic operators ऐसे arithmetic operators होते हैं that require only one operand. For example, plus plus है, this is incremental operator, and minus minus decrement operator. ये ऐसे operators हैं जिनको just एक ऑपरेंड की जरूरत होती है. While on the other hand, हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं. ये ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है कैलकुलेशन पर्पस के लिए. इनमें से प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन मॉड ऑपरेटर इसको परसेंटेज ऑपरेटर हरगिज ना कहिएगा, बिकॉज दिस इज मॉडुलस ऑपरेटर और ये परसेंटेज रिटर्न नहीं करता, ये आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है. लेट्स से कि आप जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हुए आपके पास
एक चीज होती है कोशेंट और एक रिमाइंडर। रिमाइंडर ऐसी अमाउंट होती है जो बच जाती है, जिसको फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में मॉड ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, जिसको फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते। इसमें एक चीज और आपके लिए जाननी जरूरी है, और वो ये है कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर फ्लोट वैल्यू पे अप्लाई नहीं हो सकता। आप इसे हमेशा इंटीजर वैल्यूज पे इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये बात भी आपके लिए जाननी जरूरी है कि जब एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है, और एक फ्लोट दूसरे फ्लोट से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, चाहे वो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट आता है। लेकिन अगर आप एक इंटीजर और एक फ्लोट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं तो इन दैट केस अगेन रिजल्ट वुड बी फ्लोट। सो यू मस्ट नो, इंटीजर इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, इंटीजर फ्लोट से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट फ्लोट आएगा, फ्लोट इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट फ्लोट आएगा, एंड फ्लोट फ्लोट से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो भी रिजल्ट फ्लोट आएगा। There is only one case for integer result, and that is when both operands are of type integer. So modulus operator is basically used when both the operands are integer. You cannot apply it on float values. Second thing is assignment operator. Assignment operator equal to is basically used to assign values. Operand on the left hand side should be a variable, and the operand on the right hand side should be variable or constant or any other expression. लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल का होना जरूरी है, और राइट हैंड साइड पे आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं और वेरिएबल भी ले सकते हैं, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। For example, sum is equal to x plus y plus z. So sum must be a variable. On the other hand, x, y और z can be variable or constants. और इसमें एक और बात बतानी जरूरी है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे या असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल की गुंजाइश है। आप एक से ज्यादा वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रख सकते। While on the right hand side you can have number of variables or any expression, जो भी उस expression का result होगा वो इस single variable को assign होगा। लेकिन इसमें एक और चीज भी जाननी जरूरी है कि ये जो arithmetic operators होते हैं, इनका precedence जो है वो different होती है। For example, अगर आपके expression में parenthesis का इस्तेमाल किया गया या डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी चाहें आप इन ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करें। रादर यू हैव टू फॉलो सम प्रेसिडेंस रूल्स। जैसा कि अगर किसी एक्सप्रेशन में पेरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया है, तो आप सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में से पेरेंथेसिस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। एंड द नेक्स्ट लेवल इज स्टैटिक स्लैश एंड मॉड, और अगर उस इक्वेशन में स्टैटिक स्लैश और मॉड मौजूद हैं तो आप सेकंड प्रायोरिटी पे इन तीनों ऑपरेटर्स को सॉर्ट आउट करेंगे, एंड फिर एट द लास्ट जो आपके पास चीज बच जाती है, अगर उसमें प्लस और माइनस मौजूद है तो लोएस्ट प्रायोरिटी पे आप प्लस और माइनस को एग्जीक्यूट करेंगे। सो प्रेसिडेंस के हवाले से हमारे पास 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल पे आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, सेकंड लेवल पे आप स्टैटिक स्लैश और मल्टीप्लिकेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, एंड लोएस्ट लेवल पे आप प्लस और माइनस को सॉर्ट आउट करेंगे। और इसमें एक और चीज भी जाननी जरूरी है कि अगर आपके पास सेकंड लेवल पे स्टैटिक स्लैश और मॉड ऑपरेटर है तो इनमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि हमेशा पहले स्टैटिक एग्जीक्यूट होगा, रादर इन तीनों में से जो पहले आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्टैटिक लेफ्ट टू राइट में से पहले आ रहा है तो पहले स्टैटिक एग्जीक्यूट होगा,
लेकिन अगर मॉड पहले आ रहा है तो पहले मॉड एग्जीक्यूट होगा। सो आपने एक्सप्रेशन में देखना है कि आपके पास पहले कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, आप पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे उसकी प्रायोरिटी सेम भी क्यों ना हो। सिमिलरली अगर आप लोएस्ट लेवल पे जाते हैं और आपके पास एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस बात जाते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आपने पहले प्लस एग्जीक्यूट करना है और फिर माइनस। रादर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा, अगर माइनस पहले आ जाता है तो आप पहले माइनस को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर पहले प्लस आ जाता है तो पहले प्लस को एग्जीक्यूट करेंगे। वी हैव अ सॉल्व्ड एग्जांपल ओवर हियर, जिसमें मैंने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया आपके सामने, k is equal to 2 multiplied by 3 slash 4 plus 4 slash 4 plus 8 minus 2 plus 5 divided by 8। तो एज पर प्रेसिडेंस रूल सबसे पहले हम स्टैरिक स्लैश को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2 multiplied by 3 है, so the result would be 6। So on the second step we have 6 divided by 4 plus 4 divided by 4 plus 8 minus 2 plus 5 divided by 8। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो सबसे पहले 6 divided by 4 आ रहा है, तो दोनों ऑपरेंड्स आपके इंटीजर हैं, द रिजल्ट वुड बी इंटीजर। सो वी वुड नॉट गो इन द डेसिमल पॉइंट, रादर वी वुड डिवाइड 6 over 4 and we have result 1, बिकॉज इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो रिजल्ट आपके पास इंटीजर आता है। द रिजल्ट इज 1, द सेम एक्सप्रेशन इज देयर, 1 plus 4 by 4 plus 8 minus 2 plus 5 divided by 8। Now the second step is we are not going to sort out plus, rather again we would focus on 4 by 4। 4 by 4 would result into 1 and then the same expression plus 8 minus 2 plus 5 divided by 8। अगर आप इसकी बात करें तो इस स्टेज पे पहुंच के हमारे पास सारे प्लस और माइनस हैं एक्सेप्ट 5 divided by 8। सो हम पूरा एक्सप्रेशन छोड़ के एंड पे आके 5 divided by 8 को सॉर्ट आउट करेंगे एंड द रिजल्ट वुड बी 0, बिकॉज इंटीजर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो रिजल्ट आपके पास इंटीजर आता है। तो ये 0 point something नहीं आएगा, rather the 0 would be the result। So now we have the expression 1 plus 1 plus 8 minus 2 plus 0। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले प्लस आ रहा है, so we would solve 1 plus 1 that is 2, then plus 2 plus 8 minus 2 plus 0। अब 2 plus 8 equal to 10 minus 2 plus 0। Now 10 minus 2 equal to 8 plus 0 and that is 8। So in this way हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को प्लान करेंगे कि हमने ये इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है कि जो उसकी प्रेसिडेंस दी हुई है, लेवल्स दिए हुए हैं, उसके मुताबिक वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें उन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस डेवलप करते वक्त उन लेवल्स का ख्याल ज़रूर रखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्रामिंग से सिर्फ इस वजह से भाग जाते हैं कि शुरू में वो समझते हैं कि इट्स क्वाइट इजी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ से ये चीज़ें बाहर होती चली जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वो बेसिक्स पे फोकस नहीं करते और चीज़ को एज इट इज़ ले लेते हैं और कल पे छोड़ देते हैं कि कल इसको देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नेक्स्ट डे देख लेंगे, और फिर ऐसी चीज़ें पेंडिंग चलती रहती। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों से ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आज तक हमने इतने सालों से हम अपने कोर्सेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपने एजुकेशनल सिस्टम में इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन आज तक हम इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो सके इस इंग्लिश लैंग्वेज पे। उसकी वजह ये नहीं कि हमें किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया नहीं या हमने अच्छे कोर्स को फॉलो नहीं किया। उसकी वजह सिंपल ये है कि हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, और जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, उस वक्त तक आप लैंग्वेज पे अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो चाहे आप 16 ईयर्स 20 ईयर्स जितने भी ईयर्स आप उसे पढ़ते रहेंगे, तो आप सिर्फ पढ़ने की हद तक चीज़ों को समझेंगे, आप बोल नहीं सकेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि एक
मिडिल स्टैंडर्ड स्टूडेंट जब कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाता है तो 6 मंथ्स के बाद वापस आता है तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है। उसकी वजह यही है कि वो वहां पे मजबूरन बोलता है और बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के फिर उसे समझ भी जाता है और बोलना शुरू भी कर देता है। तो यहाँ पे हम पढ़ाते रहते हैं और बच्चे अपने पूरे करियर में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते रहते हैं, बट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश इवन, तो वो इंग्लिश बोल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि लैंग्वेज पढ़ने से या लिखने से नहीं आती, लैंग्वेज इस्तेमाल करने से आपको आती है। तो अगर सिमिलरली आप प्रोफिशिएंसी की बात करें, आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो प्रोग्रामिंग पढ़ने से नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग करने से आएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इस पे खुद से काम करेंगे, उतनी प्रोग्रामिंग आपकी बेहतर होगी। तो अगर आप प्रोग्रामिंग को पढ़ने की हद तक लेंगे तो कभी भी आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। एक अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग खुद से करनी होगी। जब तक आप प्रोग्रामिंग खुद से नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। थैंक यू वेरी मच।